हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार, कक्षा 7, पाठ 1, माँ कह एक कहानी। कवि मैथिली शरण गुप्त, पुस्तक मल्हार, कक्षा 7, पाठ 1। तो आइए शुरू करते हैं माँ कह एक कहानी। यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है। तो जानते हैं इसको विस्तार से कि कहानी में क्या है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म। मैथिली शरण गुप्त इस कविता के कवि हैं। राष्ट्र कवि जिन्हें कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में वे दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत और यशोधरा शामिल है। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया। जो खड़ी बोली होती है उस हिंदी को ही खड़ी बोली कहा गया है। तो इन्होंने जो भी काव्य में रचनाएं की है वो खड़ी बोली में ही की है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन हुआ था। तो कविता का परिचय हम शुरू करते हैं। यह कविता माँ यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच के प्यारे संवाद पर आधारित है। यहाँ पर माँ यशोधरा और उनके जो पुत्र हैं राहुल, उनके बीच में एक प्यार भरा संवाद चल रहा है। यहाँ पर बालक अपनी माँ से, यशोधरा से कह रहे हैं कि उन्हें कोई एक कहानी सुनना है। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है और माँ उसे उसके पिता सिद्धार्थ, यानी कि उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, उनकी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाती है। यह घटना एक घायल हंस को बचाने की करुणामयी कहानी है। यहाँ पर एक घायल हंस को जब सिद्धार्थ ने बचाया था, वही बात कहानी के रूप में माँ अपने बच्चे को बताती है। कविता में अहिंसा, दया और सच्चे न्याय का संदेश दिया गया है। इस पूरी कविता में हमें बताया गया है कि अहिंसा, दया और सच्चा न्याय जो है उस पर ये कविता टिकी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर जो राहुल है वो अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करते हैं और फिर माँ कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। कितना सुंदर संवाद है। यहाँ पर बालक अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है और माँ कहती है कि क्या मैं तेरी नानी की बेटी हूँ जो तुझे कहानी सुनाऊंगी। चलिए, चेटी का अर्थ हम जानते हैं, दासी और सेविका। लेटी ही लेटी, बिना उठे, आराम से माँ तू मुझे लेटे लेटे एक कहानी सुना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करता है और माँ हंसते हुए कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। राहुल बड़ी ही चतुराई से जवाब देते हैं कि उनकी दासी ने बताया है
कि माँ नानी की बेटी है, इसलिए तो वो कहानी जरूर सुनाएगी। जैसे कि हम भी कई बार हमारे घर में दादी नानी को हमने कहानी सुनाते हुए देखा है। बच्चे जरूर कहानी, तो दादी नानी का शौक होता है कि बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाए। तो राहुल ने वहीं से कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे दासी ने बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारी नानी की बेटी है, इसलिए तो वो तुम्हें कहानी जरूर सुनाएगी। वह माँ से अनुरोध करता है कि बिना उठे लेटे ही लेटे मुझे राजा रानी की कोई कहानी सुना दे। इस पद में बच्चे की चंचलता, हट और माँ के प्रति प्यार का सुंदर चित्रण है। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी माँ से हट करता है, जिद्दी करता है, और यहाँ पर माँ और बेटे का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा दोहा, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। हठी जिद्दी, मान धन प्रिय पुत्र, उपवन बगीचा और वन, तात पिता, भ्रमण सैर करना, सुरभि चारों ओर खुशबू, मनमानी। जानते हैं इसका पद का अर्थ क्या है? माँ यशोधरा राहुल की जिद को देखकर बड़े प्यार से कहती है कि तू सच में बड़ा ही जिद्दी है। मान धन तू मेरा प्यारा पुत्र है, अब तो मैं तुझे कहानी जरूर सुनाती हूँ। और ऐसा बोलकर माँ कहानी शुरू करती है। तो सुन, एक दिन क्या हुआ, बड़े सवेरे जब तेरे पिता उपवन में भ्रमण कर रहे थे, उपवन बगीचे में घूम रहे थे, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू मनमाने ढंग से फैली हुई थी। तो राहुल बड़ा ही उत्साहित हुआ और फिर दोहरा कर बोलता है, हाँ माँ हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है। तो वो बड़ा ही उत्साहित हो गया उस कहानी को सुनने के लिए। हाँ माँ, बस यही कहानी सुननी है। और इस पद में माँ और बेटे के बीच का प्यार भरा संवाद है। माँ कहती है कि जब एक बार तेरे पिता उपवन में भ्रमण कर रहे थे और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी, सुबह सुबह की बात मैं तुझे बताती हूँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिन बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण अनेक रंगों के, हिम बिंदु को ओस की बूंदे कहा गया है, झलमल झिले चमकना और झिलमिलाना, हल्के झोंके हल्की हल्की हवा चलना। तो जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है? माँ उस उपवन का सुंदर वर्णन करती है। वहां अनेक रंगों के फूल खिले हैं, फूल खिले हैं वर्ण वर्ण के, अनेक रंगों के वहां पर उस बगीचे में फूल खिले हैं, और उन फूलों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही है, ठंडी हवाएं चल रही है और तालाब का पानी लहरा रहा है। यह दृश्य अत्यंत मनोरम और शांत था। राहुल उत्सुकता से फिर दोहराता है कि लहराते पानी वाली माँ, मुझे तू कहानी सुना दे। इस पद में प्रकृति का बेहद ही सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है, काव्यमय वर्णन किया गया। काव्य मीन्स ऐसी रचनाएं की गई है जो कविता, जो छंदबद्ध हो, जिसको हम गा सके, जो गेय पद है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा गाकर भी सुना रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर माँ फिर धीरे धीरे कहानी शुरू करती है। तो जैसे ही माँ ने कहा कि लहराता था पानी, तो फिर राहुल ने कहा कि हाँ हाँ माँ, मुझे लहराते हुए पानी की कहानी सुना दो। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो यहाँ पर जानते हैं इसके शब्दार्थ? खग मीन्स पक्षी, कल कल स्वर मधुर आवाज, सहसा अचानक, विद्ध तीर से घायल हुआ या छिदा हुआ, क्षर तीर और बाण।
पक्ष की हानि, पक्ष मतलब पंख टूट जाना। यहाँ पर पंख जो है तद्भव शब्द है और पक्ष जो है तत्सम शब्द है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उस सुंदर उपवन में पक्षी मधुर कलकल स्वर में गा रहे थे। तभी अचानक एक हंस ऊपर से तीर लगने से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसके पंख टूट गए और वह तड़पने लगा। यह दृश्य अत्यंत दुखद और करुणापूर्ण था। राहुल दुखी होकर बोलता है, माँ, पंख टूटने की बात, यह तो बड़ी करुणा भरी कहानी है। इस बच्चे को, राहुल को ये फील हो रहा था, वो सोच रहा था कि जो घायल पक्षी है वो किसी तीर से घायल होके नीचे गिरा है। वो सुन के इतना भावुक हुआ कि उसने उसकी माँ को कहा कि माँ, ये जो तुम मुझे कहानी सुना रही हो ये बड़ी ही दुखी, अत्यंत दुखद और करुणापूर्ण है। पंख टूट गए? बड़े आश्चर्य से वो पूछता है, ये तो बड़ी करुणा भरी कहानी है। इस पद में हिंसा और करुणा का एक साथ मार्मिक चित्रण किया गया है कि हिंसा, किसी पक्षी को कष्ट पहुंचाया, किसी जीव को कष्ट पहुंचाया, और फिर किसी व्यक्ति ने उसके प्रति करुणा का भाव दर्शाया। तो यहाँ पर दोनों भाव दिखाए गए हैं, मार्मिक चित्रण किया गया है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। फिर यहाँ पर चौक उठाया, चौक कर सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी गोद में उठाया। नया जन्म, फिर से जी उठने के लिए प्रेरित कर देना। आंखें टक, शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब लक्ष्य पाने पर गर्व करने वाला। घायल हंस को गिरते हुए देखकर सिद्धार्थ चौंक उठे और तुरंत दौड़कर उन्होंने उसे उठा लिया। अपने कोमल और दयालु हाथों में पाकर उस हंस को ऐसा लगा मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। तभी वह शिकारी आ पहुंचा और अपना तीर सफल होते देख वह गर्व से भर गया। राहुल बोलता है, एक तरफ कोमल दया और दूसरी तरफ कठोर शिकारी, यह तो बड़ी कोमल कठिन कहानी है। तो इस पद में दया और क्रूरता का अद्भुत विरोधाभास दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ने तीर मारा, दूसरे ने उसकी मदद की, उसे गोद में उठाया। यहाँ पर हंस को मानो नया जीवन मिल गया हो। तभी जब जैसे ही वो हंस गिरा, वह शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे तीर से वह घायल हो गया, और अपने ही ऊपर वह गर्व करने लगा। लेकिन राहुल यहाँ पर कहते हैं कि इस कविता में एक तरफ कोमल भाव दिखाया गया है और दूसरी तरफ शिकारी को कठोर बताया गया है। वैसे भी यहाँ पर जीवों को हानि पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना बहुत ही बुरा माना गया है। किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, किसी जीव को भी हानि पहुंचाना गलत है। तो हर व्यक्ति के प्रति, हर जीव के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए। तो राहुल कहते हैं कि यह जो कहानी माँ तुम सुना रही हो ये बड़ी कोमल भी है और कठिन भी है। तो इस पद में दया और क्रूरता दोनों का विरोधाभास दिखाया गया है, विरोध, विपरीत दिखाया गया है एक दूसरे के। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब माँ आगे बताती है बालक को, आहत पक्षी, आहत मीन्स जो घायल पक्षी था, रक्षी जो रक्षा करता है, खगभक्षी जो पक्षियों को मारने वाला होता है, हट ठानी, हट करना मीन्स जिद कर लेना, अपनी जिद पर अड़ जाना। तो यहाँ पर शिकारी ने उस घायल हंस को वापस मांगा। जो शिकारी था उसने सिद्धार्थ से हट की, जिद की कि इस घायल पक्षी को तुम मुझे दे दो। उनका तर्क था कि उसने ही तीर चलाया था, इसीलिए वह पक्षी उसका हुआ। परंतु राहुल के पिता सिद्धार्थ उस हंस के रक्षक बन गए और उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया।
तब पक्षियों का शिकार करने वाले उस शिकारी ने जिद पकड़ ली और वह अपने दावे पर अड़ गया। राहुल रोमांचित होकर और सुनने लगा कि शिकारी ने जिद ठान ली, अब तो कहानी और आगे बढ़ेगी। इस पद में न्याय और अन्याय की टकराहट का बीज बोया है। यहाँ पर जो शिकारी है उसने सिद्धार्थ से जिद की कि वो मुझे हंस पक्षी को वापस कर दे। वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि वह जो पक्षी है वो घायल उसी के तीर से हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ ने उस घायल पक्षी को देने से मना कर दिया और वो उसके रक्षक बन गए। उनका ऐसा मानना था कि इस पक्षी की जान मैंने बचाई है तो ये पक्षी अब मेरा हुआ। तो राहुल आगे की कहानी सुनने के लिए और रोमांचित हो उठे। तो यहाँ पर न्याय और अन्याय दोनों की बात की गई है। न्याय की बात इसलिए की गई है क्योंकि घायल पक्षी की सिद्धार्थ ने मदद की। अन्याय की बात की गई है क्योंकि जो शिकारी था उसने जिद पकड़ ली कि मैंने इसे मारा है, मैंने इसका शिकार किया है तो ये पक्षी मेरा है। हुआ विवाद सदै निर्धन में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, तो यहाँ पर सभा में जानते हैं इसके बारे में। सदैव मीन्स दयालु, जो कि कौन थे? सिद्धार्थ। निर्दय जो शिकारी था। उभय, उभय मीन्स दोनों। आग्रही अपनी बात पर अड़े रहना। स्व विषय अपने अपने पक्ष में। न्यायालय राज दरबार और अदालत। अब ये पूरी की पूरी जो बात है, ये पूरी बात, ये पूरी लड़ाई कहाँ चली गई? न्यायालय और राज दरबार में चली गई। जानते हैं इसमें क्या हुआ? दयालु सिद्धार्थ और निर्दय शिकारी के बीच जोरदार विवाद हुआ। दोनों आपस में लड़ने लगे। उनके बीच में उस हंस हंस को लेकर, घायल पक्षी को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों ही अपने अपने पक्ष पर दृढ़ थे कि किसी को झुकने का कोई इरादा नहीं था। शिकारी अपनी बात पर अड़ा था और सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़े थे। जब आपस में फैसला न हो सका तो यह मामला राज दरबार और न्यायालय तक जा पहुंचा। पूरे राज्य के लोगों ने इस कहानी को सुना और जाना। राज दरबार जो होता है, न्यायालय जो होता है, वहां पर सारे लोग थे। गांव के पूरे लोग आए थे और सभी लोगों ने उस बात को, उस मामले को ध्यान से सुना और समझा कि क्या बात है। राहुल उत्साहित होकर बोला, वाह माँ, यह कहानी तो बहुत व्यापक हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर इस पद में यह संदेश है कि न्याय और अन्याय का संघर्ष सारे समाज को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। जो न्याय होता है वह भी समाज को प्रभावित करता है, उसी से समाज प्रभावित होता है। जब न्याय होता है तो लोग सोचते हैं हमारे साथ न्याय हुआ है तो हम आगे भी लोगों को प्रेरित करें अच्छे काम करने के लिए, आगे आए बचाने के लिए लोगों को। पक्षियों को कोई गलत बात हो रही है तो लोग उसमें आगे आते हैं, परंतु जब अन्याय होता है तो वह बात भी समाज को प्रभावित करती है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा तेरी कहानी। अब माँ और बेटे फिर आपस में बात करते हैं और माँ राहुल से कहती है कि राहुल अब तू मुझे बता कि तेरा निर्णय क्या है। तू क्या समझता है इस पूरी कहानी में कि किसकी तरफ पक्ष जाना चाहिए, किसको न्याय मिलना चाहिए, कौन इसका सही पक्ष रखता है। तो फिर राहुल कहते हैं, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो मैं तेरी बानी। चल पढ़ते हैं इसको आगे। तो कहानी सुनाते सुनाते माँ यशोधरा अचानक राहुल से पूछती है, अब तू बता मामले में न्याय किसके पक्ष में है। बिना किसी डर के बोल, तेरे मन में जो सही लगे मुझे वही कहना। माँ कहती है राहुल से, माँ हर व्यक्ति, हर अपने बच्चे को यही सिखाता है कि हमेशा जीवन में सच बोले, कभी भी किसी की तरफ ना बोले, जो सच है वही बताए।
तो वह माँ भी अपने बेटे राहुल से कह रही है कि अब तूने पूरी कहानी सुनी, अब तू मुझे बता कि तुझे क्या सही लग रहा है, तू किसकी तरफ है, न्याय किसको मिलना चाहिए, बिना किसी डर के निर्भय होके तू मुझे बता। तो यहाँ माँ अपने बेटे की न्याय, बुद्धि और विवेक को परखना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि जो उनका बेटा है राहुल, वो किसके पक्ष में बात करता है, मीन्स उसको सही गलत समझ में आया कि नहीं आया, उसकी बुद्धि क्या कहती है, विवेक क्या कहता है। तो माँ उसी को परखना चाहती है। राहुल पहले विनम्रता से कहता है, माँ मैं तो बस यह कहानी सुन रहा था। परंतु अगले ही पल वह अपना उत्तर देता है कि इस पद में एक बुद्धिमान माँ अपने पुत्र को नैतिक शिक्षा देने की बात करती है। फिर राहुल अगले ही पल अपना उत्तर देता है और इस पद में हमें बताया गया है कि एक माँ जो है, बुद्धिमान माँ जो है, वह अपने पुत्र को नैतिक शिक्षा देती है। जब माँ ने ये क्वेश्चन पूछा तो वह इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से बच्चे को नैतिक शिक्षा दे रही है। वो जानना चाह रही है कि बच्चा क्या समझता है, उसकी तर्क शक्ति, उसकी बुद्धिमानी क्या कह रही है। कहानी का अंतिम पद, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब यहाँ पर निरपराध जो बेगुनाह हो, उबारे मीन्स बचाए, रक्षक बचाने वाला, भक्षक मारने वाला, वारे का मतलब है न्योछावर करे, उसको बड़ा माने, दानी जो दान देने वाला है। राहुल बड़े आत्मविश्वास से अपना निर्णय सुनाते। राहुल ने अपनी माँ की कहानी को बहुत अच्छे से सुना और समझा। फिर वो इस कहानी पे अपना निर्णय सुनाने पर आए। उन्होंने कहा, माँ यदि कोई किसी निर्दोष को मारता है तो दूसरे का यह कर्तव्य बनता है कि वो उस व्यक्ति को बचाए। यह हमारा कर्तव्य है। जब भी हम कुछ गलत देखते हैं, किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, हर व्यक्ति में इतनी समझ, इतनी तर्क, इतनी बुद्धिमानी होना चाहिए कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। शिक्षा केवल किताबें पढ़ना या डिग्री लेना नहीं होती। हर वो बुरी चीज जो गलत है उसके खिलाफ बोलना भी शिक्षा ही है। तो हर जो चीज गलत है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से अधिक बड़ा है। सच्चा न्याय वही है जो दया से भरा हो। यह सुनकर माँ यशोधरा अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है, बेटे तूने इस कहानी का सार सच में समझ लिया। यह पद पूरी कविता का हृदय है। इसमें अहिंसा, करुणा और न्याय का महान संदेश छुपा हुआ है। माँ जब बेटे राहुल की बात सुनती है, उसका निर्णय सुनती है, तो माँ बड़ी ही खुश होती है। माँ कहती है कि तूने सचमुच निर्णय किया और मुझे बड़ी खुशी है कि तूने जो निर्णय किया वह सच के पक्ष में किया। तो ये जो कहानी का अंतिम पद था, यही इस कहानी का हृदय है, यही इस कहानी का पूरा सार है। चलिए जानते हैं आगे। इसमें मुख्य पात्र जो थे, माँ यशोधरा, पुत्र राहुल, पिता सिद्धार्थ और शिकारी हंस। कविता का आधार माँ और बेटे का संवाद और गौतम बुद्ध के बचपन की नैतिक कहानी कही गई है। मुख्य प्रश्न, हंस पर अधिकार किसका। आप मुझे बताएंगे कि जो हंस था, जो घायल पक्षी था, उस पर सचमुच किसका अधिकार होना चाहिए, मारने वाले का या बचाने वाले का। फिर राहुल ने अपना निर्णय दिया कि रक्षक बचाने वाला, भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो कविता का मुख्य संदेश था अहिंसा, दया और करुणा ही सच्चा न्याय है। काव्य भाषा सरल, सुंदर और खड़ी बोली में संगीतात्मक छंद में बनी गई है। इसके जो पद हैं वो गेय पद हैं।
इसको हम गा कर समझ सकते हैं। ये गाने में बड़े अच्छे से हमें याद भी होगी और समझ में भी आएगी। तो ये थी हमारी कहानी, माँ कह एक कहानी। बड़ी ही सुंदर कहानी थी। मुझे भी बहुत मजा आया जब मैंने आपको ये कहानी समझाई। ये देखिए कहानी, हर एक पद, उसकी व्याख्या। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी यहाँ पर माँ अपने बेटे को सुनाती है। तो ये था आज का हमारी कहानी का सार। हमारी कहानी माँ कह एक कहानी। ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी, सार कैसा लगा, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो आप मुझे कोई डाउट्स है कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नए पाठ पर। तब तक के लिए गुड डे।